गुड इवनिंग एवरीबडी, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF और ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर इस पूरे इनिशिएटिव का, जिसमें हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन दीज वीडियोज़। हम बस रिविजन कर रहे हैं और स्ट्रक्चर बना रहे हैं और एक हैंड रिटन ऐसे को देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया उससे पिछले वाली वीडियो में कि हम 2 टॉपिक एक वीडियो में करेंगे। पहले टॉपिक को हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और दूसरे टॉपिक को हम पूरा लिखा हुआ देखेंगे, जो पूरा रिटन फॉर्मेट में 3 पेज में प्रॉपर ऐसे आर्ग्यूमेंट जो भी है आपका वो उस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा अलॉन्ग विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि हम दोनों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। सो सी, आज के जो हमारे 2 टॉपिक्स हैं दोनों ही पॉलिटी के कॉन्सेप्ट से हैं और दोनों ही करंट अफेयर्स में भी थे। अब इन वीडियोस में मैं आपको सब कुछ तो नहीं करवा सकती, सारे टॉपिक्स तो नहीं हो सकते लास्ट के 25-30 दिन में। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर इनसे कुछ ना कुछ आप कंटेंट यूज़ कर ही लेंगे एग्जाम में। तो वी आर डिस्कसिंग दोज टॉपिक्स, वो भी नॉट इन डिटेल, जस्ट एक डिस्कशन है। कंटेंट टीचिंग का प्रोग्राम नहीं है ये। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, 2026 डिलिमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन रीअलाइंड एंड फेडरलिज्म अंडरमाइंड। ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। और सेकंड टॉपिक है आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डिवीजन बाय नंबर्स, कास्ट सेंसस डिबेट। ठीक है, ये आपकी कास्ट सेंसस की डिबेट है। तो ये दोनों ही टॉपिक जो हैं सिमिलर हैं और दोनों ही चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो डिकेडल सेंसस होती है वो 2020 में होनी थी। लास्ट टाइम ये कब हुई थी? 2011 में हुई थी, लेकिन ड्यू टू कोविड ये डिले कर दी गई है ना। अब ये 2026 और मार्च 2027 तक इट विल कंक्लूड, है ना, ये एंड हो जाएगी। फिर आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी जब तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे। तो जब हम इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियोस में भी आपको बताया कि टॉपिक के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन चलता है। तो इसमें सिंस आपके सामने एक वर्ड दिया गया है डिलिमिटेशन, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन एग्जामिनर को दें इंट्रो में। और साइड बाय साइड कुछ फैक्ट्स अगर हमें ऐड करनी है, कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, तो 2 लाइन में हम इसकी हिस्ट्री भी बता दें। हिस्ट्री में आपको पूरा नहीं बताना है कि कब कब क्या हुआ था, बस ये बता देना कि इससे पहले 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है, कौन से वो 4 साल थे। ठीक है, 2002 में भी डिलिमिटेशन कमीशन था, 2002 या 1 में शायद, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वो जस्ट कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को देखना जाके, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन से ईयर में ये हुआ है ना। तो पहले हम इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सी, डिलिमिटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारे पास में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपके पास में, ये प्रेजेंटली हमारी कंट्री में कितनी है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ये चीज़, टोटल कितनी है ना। उनकी जो बाउंड्री है उसको रीड्रॉ करने के लिए करवाया जाता है। किसके बेसिस पे? सेंसस के डेटा के बेसिस पे, है ना। सेंसस के डेटा के बेसिस पे आपका ही करवाया जाता है। ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक चेंज को दिखाने के लिए, ड्यू रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेमोक्रेसी की स्पिरिट के साथ अलाइन करने के लिए ये प्रोसेस करवाया जाता है टाइम टू टाइम, ताकि बाउंड्रीज ऑल्टर की जा सके और सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सके प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इनका मेन टास्क वही मैंने आपको बताया था, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द रीसेंट सेंसस, जो कि अब 2026 और 27 में हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रो, इसका शॉर्ट सा। नेक्स्ट थिंग, अब आप जब इसकी बॉडी लिखेंगे ना, तो आपका ये है कि रिप्रेजेंटेशन रीअलाइंड, ये आपका पहला हो गया। आर्ग्यूमेंट इन फेवर है ये। रिप्रेजेंटेशन रीअलाइंड का मतलब है आर्ग्यूमेंट इन फेवर, तो ये आपका आर्ग्यूमेंट इन फेवर है। फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट में लिखे हुए मैंने, प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियस सी बात है, यही तो एक्चुअल मीनिंग है डिलिमिटेशन का, इसी चीज़ के लिए तो की जाती है ये। तो लेकिन इसको ना थोड़े से डेटा के साथ सपोर्ट करना, ट्राई करना कि ये याद रहे। 1971 के अकॉर्डिंग हमारी जो सेंसस हैं और जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो फिक्स हैं इस सेंसस के बेसिस पर। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन थी जस्ट 58 करोड़, 2024 में हो गई 146 करोड़, ऑलमोस्ट डबल। तो लोकसभा की सीट्स उस टाइम पे कितनी थी? 543।
अब ये डबल हो गई तो सीट्स भी 1000 के प्लस जानी चाहिए आपकी, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगी। अदरवाइज हमारी कंट्री का काफ़ी एरिया ऐसा है जो अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाएगा, और ये एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं होती है। सेकेंड थिंग, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वहाँ के लोगों को, तभी तो उनके पास फंड्स जाएंगे तभी वहाँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एड्रेसेस रीजनल डिस्पैरिटीज़। सी क्या हुआ है कि जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन है कम, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स के आपके एमएलएस हैं या फिर एमपीज़ हैं, उसमें पर पर्सन जो लोगों को जो पर एमएलए या पर एमपी जितने ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं उतने सदर्न साइड से नहीं है। तो यहाँ पे एक एमपी के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रखा है, तो वो प्रॉपर्ली सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रहा है और डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इससे रीजनल डिस्पैरिटी भी जनरेट हो रही है, नॉर्थ साउथ डिवाइड इज देयर। थर्ड पॉइंट, रिफ्लेक्ट डेमोग्राफिक चेंजेस। ऑब्वियसली तभी तो गवर्नमेंट को जब तक एग्जैक्ट पॉपुलेशन का डेटा नहीं मिलेगा, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन जेंडर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट नहीं कर पाएगी, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को प्रॉपर्ली टारगेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। एडेप्ट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। ऑफ कोर्स डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से तो एडर करना ही है ना। मोर फेयर इलेक्शंस, है ना। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस जो हैं ये एड्रेस हो जाएंगे आपके, ज़्यादा फेयर इलेक्शंस होंगे इन द सेंस अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, फिर जो दोनों साइड पे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उससे आपके इलेक्शंस जो हैं बेटर मैनेज हो पाएंगे। जब 2 अलग अलग जगह पे होंगे, एक ही जगह पे ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पोल वायलेंस के चांसेस वगैरह रहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मतलब बेटर एड्रेस कर पाएंगे अपने इलेक्शन कैंपेन्स को, ठीक है। अगला देखो, इफेक्टिव गवर्नेंस। ये मैंने ऊपर बताया था ना, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है। आपका इसी के साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जैसे स्कीम्स हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस कमीशन है ना। फाइनेंस कमीशन आपका फंड्स एलोकेट करता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। तो फाइनेंस कमीशन के फंड एलोकेशन के लिए स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है वो एक पॉइंट होता है। पॉपुलेशन को वेटेज कितनी दी गई है फाइनेंस कमीशन में, 15 फाइनेंस कमीशन में, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी वेटेज दी है पॉपुलेशन वाले मैटर को, है ना। इट इज़ अराउंड आई थिंक अभी तो कम करती है, 14th वाले में कितनी थी और 15th में भी कितनी थी, दोनों बताना नीचे कंपेयर करके, है ना। अब अगला देखो, फेडरलिज्म अंडरमाइंड, अनफेयर गेम फॉर सदर्न स्टेट्स। ऑब्वियसली सदर्न स्टेट्स की प्रेजेंट जो रिप्रेजेंटेशन है परसेंटेज वाइज, सी डीलिमिटेशन से सीट्स ऑल्टर कर देने से किसी भी स्टेट के लिए सीट्स कम नहीं होने वाली हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज डाउन जाएगी। ये जो परसेंटेज है ये कम हो जाएगी, कितनी, 24% से 19% पे, ठीक है। तो ये एक इशू इनका रहने वाला है। दूसरी चीज़ इस यहाँ पे डिसएडवांटेज फॉर स्मॉलर स्टेट्स। स्मॉलर स्टेट्स कौन से हैं, जैसे गोवा, जैसे कि सिक्किम, इनकी पॉपुलेशन एज सच बड़ी नहीं है। जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड है, तो उनकी भी ड्यू रिप्रेजेंटेशन चली जाएगी। एंड अगर रिप्रेजेंटेशन चली गई तो बिल्स अकॉर्डिंगली उनकी मतलब उनकी मर्जी के बिना भी पास हो जाएंगे, है ना। तो मर्जी के बिना बिल पास हो रहा और आप उस लोकसभा में राज्यसभा में प्रेजेंट है तो फिर तो आपका कोई सही ही नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ड्यू रिप्रेजेंटेशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। वीकनिंग ऑफ रीजनल पार्टीज, ऑब्वियसली ये भी है, जब रीजनल इश्यूज ही वीकन हो रहे हैं तो पार्टीज भी वीकन हो रही हैं। फाइनेंस कमीशन, इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ फंड, है ना। फाइनेंस कमीशन में मैंने अभी बताया था पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, तो पॉपुलेशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं या फिर जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनके लिए तो कम फंडिंग चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंसेंटिव फॉर लार्जर स्टेट्स। इंसेंटिव ये कैसे है लार्जर स्टेट्स के लिए, इनको वो पॉलिटिकली यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि हमारे स्टेट की पॉपुलेशन हम और बढ़ते चलें। पॉपुलेशन पे प्रॉपर्ली चेक नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो और रिप्रेजेंटेशन मिलती जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, बड़े जो स्टेट्स हैं आपके कहीं ना कहीं उनको एक इंसेंटिव मिल रहा है, इंकरेजमेंट मिल रहा है, और इससे क्या हो रहा है, सब कुछ रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ही आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो यहाँ पे एंड होता है।
अब अगर हम इसके कंक्लूजन पे बात करें तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे पास इसके लिए 4 कंक्लूजन है, 3 से 4 कंक्लूजन है, मुझे बताना तुम्हें कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है और नीचे कमेंट्स में बताना। सी फर्स्ट जो हमारे एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि आप डिकेडल ग्रोथ को देखिए। डिकेडल ग्रोथ से क्या होता है ये भी मुझे नीचे बताना कि डिकेडल ग्रोथ एग्जैक्टली है क्या। इससे क्या होगा कि मान लो सदर्न स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन 24% से 19% डाउन जा रही है, ये 24 की जगह 19 जाने की जगह ये 21% पे चली जाएगी, यानी कि डाउन तो जाएगी बट इतनी डाउन नहीं जाएगी कि कोई भी बिल उनकी मर्जी के बिना पास हो जाए। या फिर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं अगर उनकी 72 से 78 79 हो रही है तो वो 75 पर ही रह जाएगी। तो ये होता है आपका डिकेडल ग्रोथ का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा कुछ एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को गवर्नमेंट जो है यूनियन लिस्ट में से कुछ मैटर्स को स्टेट लिस्ट में शिफ्ट कर दे ताकि स्टेट्स के पास बेटर ऑटोनॉमी आ जाए, फिर स्टेट में जितनी पॉपुलेशन उनकी है अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस ले पाएँ, तो सेंटर का फिर इतना ज़्यादा सही नहीं बचेगा इस चीज़ में। और उसके अलावा कुछ और भी इन्होंने दिए थे, जैसे कि इन्होंने कहा था कि राज्यसभा में जो स्टेट्स अपनी रिप्रेजेंटेशन यहाँ लूज़ करें उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए तो भी उनको एक से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ थी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनकी सीट्स इंक्रीज़ कर दी जाएँ, स्टेट अपने लेवल पे बेटर काम कर पाए, वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो ये 4 पॉइंट्स आपके एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किए हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कंक्लूजन के लिए आप कौन सा वाला प्रेफर करेंगे। चारों ही बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं अगले टॉपिक पे। दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डिवीजन बाय नंबर्स, कास्ट सेंसस डिबेट। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था, आपको पता ही है, तो हम फटाफट से इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्लान्ड कास्ट इम्यूनरेशन अलॉन्ग विद 2026 delimitation. For the first time, fully digital census will be conducted and this is the first enumeration since independence. Independence से पहले ही हुआ था 1931 में कास्ट सेंसस, लेकिन वो भी जस्ट कंडक्ट करवाया गया था, पॉलिसी मेकिंग से उसका ऐसा कनेक्शन नहीं था। बट यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको पॉलिसी मेकिंग में कंसिडर करेगी। ठीक है, तो आपने हल्की सी क्या की, कास्ट सेंसस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, हिस्ट्री भी बता दी और प्रेजेंटली कैसे हो रहा है वो भी बता दिया। तो ये आपका एक अप्रोप्रिएट इंट्रो हो गया। हो सकता है आपके पास थोड़ा और बेटर इंट्रोडक्शन हो, मैं तो सिर्फ एक मॉडल दे रही हूँ आपको। हो सकता है आपके पास और फैक्ट्स हों, बेटर आपका लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा सा बेटर हो, तो वो आप अपने एंड पे करिए उन चीज़ों को। ठीक है, वो आपका अपना सब्जेक्टिव केस है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, कैसे बेटर पॉलिसी मेकिंग। ऑब्वियसली कास्ट सेंसस जो हैं, अगर कास्ट के नंबर्स काउंट कर लिए जाएंगे तो इससे बेटर पॉलिसी मेकिंग तो होनी है। कैसे, कास्ट सेंसस विल प्रोवाइड डेटा फॉर टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वेरियस कास्ट विल बी नोन। आपको पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन पता चलेगी कास्ट के बेसिस पे, तो बेटर पॉलिसी मेकिंग उससे होगी, स्कीम्स टारगेटेड होंगी। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या है, जब रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे कुछ कम्युनिटीज़ बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेटेड थी, लेकिन अब उनमें से कुछ जो है वो ऊपर उठ चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें अभी रिजर्वेशन के बारे में पता ही नहीं है। एसटी कैटेगरी में स्पेशली ये सिस्टम है ना। तो ये सब कैटेगराइजेशन जब होगी इन चीज़ों की, तो जो पीछे रह गए हैं उनको ऊपर की तरफ पुश किया जाएगा और जो लोग ऊपर उठ गए हैं उनको लिस्ट में से हटा दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो रैशनलाइज होगा, है ना। रैशनल रिप्रेजेंटेशन एंड सम ऑलरेडी अपलिफ्टेड कास्ट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट डेटा जब सामने रखेगी लोगों के कि देखो इस बेसिस पे हम ये डिसीजंस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपकी अकाउंटेबिलिटी को और एक गुड गवर्नेंस का पॉइंट बनता है। रिजर्वेशन सिस्टम विल बी ट्रांसपेरेंट, इंटरकास्ट इनइक्वालिटीज विल बी रिवील्ड एंड पॉलिसीज विल बी ट्यून्ड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। Caste census can ensure fair distribution of resources, better enrollment in education system and employment and politics. In education system में, employment में और politics में better representation मिलेगी। ठीक है, अगला देखना, better estimation of poverty. Since poverty in India is deeply connected to caste system, its estimation and eradication would be smoother. Next, it is in favor of upliftment of marginalized communities and hence reinforces the spirit of democracy. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, काफ़ी सिंपल पॉइंट्स हैं ये।
अब आ गए आपके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। सी, कास्ट आइडेंटिटीज़ जो हैं दे मे गेट स्ट्रोंगर, है ना, दिस कैन रीइंफोर्स सोशल डिवीजन। और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, वो फ़ायदा जो उठाती हैं आपका, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़। वो उनके इमोशंस को यूज़ करती हैं और क्या करती हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, अगला देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सी, कास्ट सेंसस को, डेटा को रिकॉर्ड करना इज़ नॉट दैट ईजी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी आपका चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में से डिलीट हो गई हों, है ना। तो इसको देखना, पर्सनल्स इन्वॉल्व इन कास्ट सेंसस मे गेट डाइवर्टेड फ्रॉम देयर मेन टास्क। ऑब्वियसली थोड़े बहुत लोग लगते तो ठीक था, अब इतने बड़े पैमाने पर हो रही है तो ज़्यादा लोग लगेंगे। नेक्स्ट, रिवर्स संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन पता है आपको, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, अपलिफ्टमेंट में नहीं कहूँगी, कुछ लोअर कास्ट के लोग होते हैं जो अपर कास्ट के लोगों के टाइटल्स ले लेते हैं, है ना। आई डोंट नो ये लोअर कास्ट और अपर कास्ट सही वर्ड है या नहीं है, बट मैं इसको और अप्रोप्रिएट तरीके से बोलूँ तो शेड्यूल्ड कास्ट के कुछ लोग जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों का टाइटल यूज़ कर लेते हैं जस्ट टू शो कि वो कास्ट हायरार्की में ऊपर है। वो होती है संस्कृताइजेशन। यहाँ हो रही है रिवर्स संस्कृताइजेशन। जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो SC ST वालों के टाइटल्स ले रहे हैं, फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जस्ट टू गेट रिजर्वेशन। मैनी हायर कास्ट कैन रिपोर्ट फॉल्स डिटेल्स टू क्लेम रिजर्वेशन। चांसेस of duplication, fraud and manipulation are there. Emotional tied. Some groups may turn to violence or protest in the expected if the expected number of their caste is not met. कुछ कास्ट ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा नंबर बढ़ गया होगा, कुछ ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा डाउन हो गया। जब ये चीज़ें उनके एक्सपेक्टेशन से अलाइन नहीं होंगी तो इससे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जनरेट हो सकता है। सिंस इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइवेसी, इमोशनल टाइड कैन बी देयर। एंड लास्ट में आपकी आती है यहाँ पे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप कोट डाल सकते हैं, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। इन अ डेमोक्रेसी काउंटिंग मैटर्स टू बेस सोशल जस्टिस पॉलिसीज ऑन अपडेटेड डेटा। द गोल शुड बी टू यूज सेंसस फॉर एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी, टू बिल्ड एन इक्वल एंड जस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आपका ये टॉपिक जो है यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसी तरीके से हम फर्दर रिविजन्स करते रहेंगे दो टॉपिक्स का। आप इस इनिशिएटिव में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।